हेलो एवरीवन। बिहार मॉडल सेट पेपर प्रैक्टिस के 2021 में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग अकाउंट के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है आपके लिए जो गाइडलाइन जो क्वेश्चंस जारी किए हैं, मॉडल पेपर जारी किए हैं, उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, पहले उसे देखिए फिर आप इसे देखिए। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है बिहार मॉडल पेपर के नाम से, बिहार मॉडल सेट के नाम से, तो आप उसे ज़रूर देखिए। वहाँ से आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ये जैसे ही कंप्लीट होता है 100 क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊँगा। उसका मतलब मटेरियल तैयार कर चुका हूँ मैं। जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद उसको भी अपलोड करेंगे। आप बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। पहला क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पे कटौती है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पे जो कटौती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अस्थायी संपत्ति कहते हैं, चालू संपत्ति कहते हैं, वास्तविक संपत्ति कहते हैं या कृत्रिम संपत्ति कहते हैं। तो जनरली ये संपत्ति होती नहीं है, लेकिन हम लोग व्यावसायिक जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसे कृत्रिम संपत्ति मानकर हम लोग बैलेंस शीट के ऐसे साइड में दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कृत्रिम संपत्ति। तो 51 का आंसर होगा कृत्रिम संपत्ति। ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती है उसे हम लोग कृत्रिम संपत्ति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है। मूलधन की वापसी सबसे पहले ऋण पत्रों को की जाती है। ऋण पत्रधारियों को सबसे पहले मूलधन की वापसी कर दी जाती है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती है उसे हम लोग कृत्रिम संपत्ति मानकर दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूल्य की वापसी सबसे पहले इनको की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट और कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी अमूर्त संपत्ति होते हैं, जैसे गुडविल है, जैसे आपको मैंने अभी तुरंत बताया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब अमूर्त संपत्ति हैं। ठीक है, कहने मात्र की संपत्ति है, हालांकि ये होती नहीं। ठीक है, अमूर्त संपत्ति, हम इसे फिक्टिशियस इंटेंजिबल, अच्छा ये पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल इत्यादि जो है वो इंटेंजिबल एसेट के श्रेणी में आता है। ठीक है ना। और ये क्या है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हम लोग कहते हैं इसको कृत्रिम संपत्ति। याद रखेंगे कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती है वो कृत्रिम संपत्ति है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी सबसे पहले की जाती है। और ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पेटेंट व कॉपीराइट किस श्रेणी में आता है? तो अमूर्त संपत्तियों की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बढ़े। लाभ सामान्यतः दिया जाता है, किस पूंजी पर लाभ दिया जाता है? तो जो हमारे अधिकार में है वो, जो हमने निर्गमित किया वो, या जो उसने पेड कर दिया वो, या जो हमने याचित किया, मांग किया वो। तो जो उसने पेड कर दिया, जो हमारे निवेशक ने, हमारे इन्वेस्टर्स ने जो हमें शेयर पेड किया है, जिस शेयर का वैल्यू उसने पेड किया है, हम उसी शेयर के वैल्यू पर उसको इंटरेस्ट देंगे, उसको लाभांश देंगे। ठीक है, तो ये प्रदत्त पूंजी होगा, याद रखेंगे। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पेटेंट और कॉपीराइट किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है अमूर्त संपत्ति की श्रेणी में। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, तो जो पूंजी उसने प्रदत्त कर दिया हो, ठीक है, मतलब दे दिया हो, उस पूंजी पर हम लोग लाभांश देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल है। तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण में बहुत ईजी क्वेश्चन है, व्यापारिक खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी। ठीक है ना। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, तो जो प्रदत्त पेड अप कैपिटल है, जो कैपिटल उसने पेड कर दिया है हमारे कस्टमर ने, हमारे निवेशक ने, उससे हम लोग उस पूंजी पर हम लोग लाभांश देते हैं। ठीक है ना। वित्तीय विवरण के विश्लेषण में शामिल है व्यापारिक खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विश्लेषण के उपयोग करता है विनियोगकर्ता, जिन्होंने विनियोग किया है वो भी उपयोग करते हैं इसका। वित्तीय विवरण विश्लेषण जितने भी होते हैं, जैसे लाभानी खाता बनाते हैं, वित्तीय विवरण मतलब जो पैसे, जो लाभानी है, आर्थिक स्थिति है, उसका जो हम लोग विश्लेषण तैयार करते हैं, तो वो विनियोगकर्ता मतलब हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, अंशधारी हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, ऋण पत्रधारी हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और उपरोक्त सभी। ये सही आंसर होगा, ये सभी डी नंबर आंसर आपका सही है।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण में शामिल है व्यापारिक खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा और उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है अंशधारियों के लिए, विनियोगकर्ताओं के लिए, विनियोगकर्ता, अंशधारी, ठीक है, ऋण पत्रधारी, ये सभी। सही जवाब होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है इनमें से अस्थायी संपत्ति में शामिल है, ठीक है, आपसे पूछा है कि अस्थायी संपत्ति में कौन कौन शामिल है। तो बस रोकड़ तो है नहीं, क्योंकि रोकड़ आने जाने की चीज़ है, रेगुलर की चीज़ है। देनदार जो हमारे कस्टमर है वो रेगुलर रहते हैं। पुरुदत्त व्यय ये तो हटा ही दीजिए। तो जो मशीनरी है ये हमारी अस्थायी संपत्ति है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि वित्तीय विश्लेषण उपयोगी है विनियोगकर्ताओं के लिए, अंशधारियों के लिए, ऋण पत्रधारियों के लिए, ये सभी सबके लिए वित्तीय विवरण जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमने इससे पूछा कि अस्थायी संपत्तियों में शामिल होता है, कि जो मशीनरी है वो अस्थायी संपत्ति में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? संचालन व्यय कहने का मतलब ये है कि जो व्यवसाय के मुख्य क्रियाओं से संबंधित नहीं है। माल बनाना, माल बेचना, ये व्यवसाय की मुख्य क्रिया है, व्यवसाय का संचालन है। इसके अलावा अगर कोई काम होता है वो व्यवसाय का संचालन नहीं है, ठीक है। विज्ञापन करना, भाई माल बनाना, माल बेचना विज्ञापन में ही आता है, ठीक है। विज्ञापन भी उसी का एक पार्ट है। जब हम माल बनाते हैं, बेचते हैं तो उसका विज्ञापन करवाते हैं। वेतन देना, जो हमारे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, माल बनाते हैं, जो हमारे यहाँ ऑफिस का काम देखते हैं, उन सभी को वेतन देते हैं। वित्तीय वितरण व्यय, हम लोग जब माल बेचते हैं तो वितरण व्यय भी करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं माल बनाने, माल बेचने से संबंधित है। लेकिन कार की बिक्री पर हानि, कार को हमने बेच दिया है, उस पर जो हानि हुआ है ये कहीं से हमारा संचालन व्यय नहीं है, ठीक है ना। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्लियर। तो ये इन्वेस्टिंग है, चूँकि कार एक संपत्ति है और संपत्ति से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, क्लियर। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि द टर्म फिक्स्ड एसेट इंक्लूड, इनमें से कौन सा एसेट है जो फिक्स एसेट है? तो आपने सही जवाब दिया मशीनरी, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से संचालन व्यय नहीं है। तो कार की बिक्री पर हानि या संचालन व्यय नहीं है। नगद बिक्री क्या है? तो नगद बिक्री भाई माल बेचना, माल खरीदना, माल बेचना तो परिचालन क्रिया है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। माल बेचना, माल खरीदना ये एक परिचालन क्रिया है। तो पिछला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संचालन व्यय नहीं है। तो ये कार की बिक्री पर हानि ये संचालन व्यय नहीं है। ये क्वेश्चन हमने आपसे जस्ट पूछा अभी कि नगद बिक्री क्या है, ये परिचालन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के क्रय के प्रतिफल के अंशों का निर्गमन है। जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे और उसके बदले में अगर आप कैश देंगे, अंशों का निर्गमन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी के क्रय के प्रतिफल के अंशों का निर्गमन क्या है। तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते हैं, एक संपत्ति खरीदते हैं और उसके बदले में अगर आप शेयर दे देते हैं, तो ना ही पैसा आ रहा है, ना ही पैसा जा रहा है। मतलब ना अंतर प्रवाह हो रहा है, ना बहिर्वाह हो रहा है। मतलब ना आउटफ्लो हो रहा है, ना इनफ्लो हो रहा है। पैसे नहीं आ रहे, ना पैसे जा रहे। मैं कहता हूँ कि मैं आपसे कोई सामान खरीदता हूँ, उसके बदले में कोई सामान देता हूँ, तो ना पैसे आ रहे हैं, ना पैसे जा रहे हैं, क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी के क्रय के प्रतिफल के रूप में अंशों का जो निर्गमन होता है वो ना तो रोकड़ का अंतर प्रवाह है, ना वो रोकड़ का बहिर्प्रवाह है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 का ये सी होगा। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि नगद बिक्री क्या है? तो परिचालन व्यय है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि नगद बिक्री क्या है, परिचालन व्यय है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि प्लांट एंड मशीनरी के क्रय के प्रतिफल के रूप में अगर आप अंशों का निर्गमन करते हैं तो न रोकर आ रहा है, न रोकर जा रहा है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम क्या है? ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम क्या है ये आपको बताना है। कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है वो दायित्व है। जब आप शोधन करते हैं और उसका पैसा बढ़ा कर देते हैं तो ये आपके लिए जिम्मेदारी है, ये दायित्व है, ठीक है। तो आपके व्यवसाय में इसको दायित्व के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि अगर हम प्लांट एंड मशीनरी क्रय के प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन करते हैं तो ये न तो रोकड़ का अंतर्वाह है और ना ही ये रोकड़ का बहिर्वाह है, ठीक है। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम क्या है? ये एक दायित्व है, जैसा कि आपको मैंने बताया। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीमियम खाता यह एक
तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत खाता। याद रखेंगे कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता क्या है, यह एक व्यक्तिगत खाता है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, तो ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम एक लायबिलिटी है, दायित्व है। याद रखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यह एक लायबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज एन अकाउंट, यह एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है ना, याद रखेंगे यह कौन सा अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है। शोधन कोष विनियोग क्या है, शोधन कोष विनियोग क्या है, याद रखेंगे इसका शोधन कोष विनियोग अगर आप करते हैं तो यह एसेस्ट है। याद रखेंगे शोधन कोष विनियोग खाता क्या है, यह एक प्रकार का एसेस्ट है, इसको याद रखना है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि शोधन कोष विनियोग है, तो शोधन कोष विनियोग क्या है, ये एक तरह की संपत्ति है। आगे बढ़ते हैं। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यतः किस समय की जाती है। प्यारे बच्चों, ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही यह बात तय कर दी जाती है कि आपका शोधन प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट पे होगा या सममूल्य पे होगा। तो याद रखना है निर्गमन के समय, ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ये बात बता दी जाती है कि आपका शोधन, आपके ऋण पत्रों का शोधन है वो किस स्थिति पर कैसे होगा। ठीक है ना। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि शोधन कोष विनियोग क्या है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एज ए संपत्ति होता है, एसेट होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यतः किस समय की जाती है, तो यह की जाती है ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही। अगला क्वेश्चन है एक आदमी ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 1012% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर जारी किया है। ये 12% का मतलब ब्याज की दर है। याद रखना है ये 12% क्या है, ब्याज की दर है। जब भी ब्याज मिलेगा 12% की दर से मिलेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ें। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यतः कब की जाती है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही बता दिया जाता है यह व्यवस्था कैसी रहेगी। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि एक आदमी ने अगर प्रत्येक 100 वाले 1012% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर जारी करता है, तो ये 12% क्या है, तो 12% ब्याज की दर है। अगला क्वेश्चन है स्थिति विवरण है, तो जो खाता है खाता नहीं होता है, विवरण ही होता है। ठीक है। तो जो बैलेंस शीट है उसे हम लोग विवरण कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, तो इसको खाता कभी नहीं कहेंगे। इस बात को याद रखना है, यह खाता नहीं है, यह एक विवरण है। ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि अगर ये इस तरह का कुछ है तो 12% जो डिबेंचर दिया है, इस 12% का मतलब इंटरेस्ट ऑफ रेट है। ठीक है ना। तो 12% इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक चिट्ठी में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक बनाते हैं अंशधारी कोष, शेयर होल्डर फंड, इसी में हम लोग पूंजी कोष को दिखाते हैं, अंश पूंजी को दिखाते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। याद रखेंगे बैलेंस शीट एक प्रकार का सिर्फ स्टेटमेंट है, खाता नहीं है, खाता नहीं है, याद रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि आर्थिक चिट्ठी में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो अंशधारी कोष आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट निर्गमित किए जाते हैं। कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट किसके लिए निर्गमित किए जाते हैं, तो जो अंशधारी होते हैं कंपनी के, उनके लिए ये वार्षिक रिपोर्ट निर्गमित की जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो संचालकों की जो रिपोर्ट है प्यारे बच्चों, वो संचालकों की रिपोर्ट कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गमित किया जाता है अंशधारियों के लिए, और ये रिपोर्ट कहाँ निर्गमित किया जाता है, तो वार्षिक साधारण सभा में किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पूंजीगत प्रकृति की सारी मदें, तो जो पूंजीगत प्रकृति की मदें होती है वो सीधे बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि संचालकों की रिपोर्ट के कंपनी के किस सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये वार्षिक साधारण सभा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूंजीगत प्रकृति की सभी मदें ये स्थिति विवरण में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लंबवत विश्लेषण को क्या कहते हैं। लंबवत विश्लेषण को प्यारे बच्चों कहते हैं अस्थिर विश्लेषण। ठीक है ना। लंबवत विश्लेषण को हम लोग क्या कहते हैं,
और स्थिर विश्लेषण याद रखना है। इसका विश्लेषण क्या कहता है, लंबवत विश्लेषण जो होता है उसे हम लोग स्थिर विश्लेषण कहते हैं, इसको याद रखना। पिछला क्वेश्चन हमने उससे पूछा, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्रकृतियाँ प्राप्तियाँ स्थिति विवरण में दिखाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि लंबवत विश्लेषण को क्या कहा जाता है, स्थिर विश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है। तो वित्तीय विवरणों के निर्वचन में आलोचनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक प्रवृत्ति अध्ययन, निष्कर्ष निकालना, ये सभी शामिल है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि लंबवत विश्लेषण, स्थिर विश्लेषण, ये क्वेश्चन हमने पूछा, इसका सही जवाब डी होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर समान होगा। ठीक है, क्या समान होगा भाई, तो कुल लागत कुल बिक्री से अधिक नहीं, समान जहाँ देखो बराबर, ये रहा, कुल लागत कुल बिक्री के बराबर होगा। सम विच्छेद का मतलब सम मतलब बराबर, और सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु जहाँ पर लागत और बिक्री इक्वल हो, उसे हम लोग सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। पिछला क्वेश्चन हमने उससे पूछा था कि वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है, ये सभी होगा। ये क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण क्या है, तो ये कुल लागत कुल बिक्री के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विश्लेषण के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो वित्तीय विश्लेषण के लिए तुलनात्मक अध्ययन, आप लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते होंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते होंगे, अकाउंटिंग रेशियो बनाए होंगे, उपरोक्त सभी, ये सब वित्तीय विश्लेषण के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये सभी आंसर होगा। पिछला क्वेश्चन हमने उससे पूछा था कि समविच्छेद बिंदु विश्लेषण क्या है। तो समविच्छेद बिंदु विश्लेषण एक ऐसा विश्लेषण है जहाँ पर कुल लागत कुल बिक्री के बराबर होता है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण क्या क्या है। तो जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग रेशियो, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, समरूप विश्लेषण विवरणों के लिए निम्नलिखित में से जाना जाता है। समरूप विवरणों को हम लोग निम्नलिखित में से किस रूप में जानते हैं। तो जो समरूप विश्लेषण होते हैं, तो समरूप विश्लेषण को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको लंबवत विश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लंबवत विश्लेषण। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण क्या क्या है। तो जो उपकरण हैं, जो आपके एनालिसिस करने के टूल हैं, वो ये हैं, तुलनात्मक विवरण, सामान्य आकार, लेखांकन, ये सब के सब आप बनाते होंगे वित्तीय विश्लेषण में, वित्तीय विवरण विश्लेषण में। ये क्वेश्चन हमने उससे पूछा है कि समरूप विवरण को निम्नलिखित में से जाना जाता है। तो लंबवत विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयकर का भुगतान क्या है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यह एक प्रत्यक्ष कर है जो सीधे आम आदमी पर लगता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, समरूप विवरणों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन आगे बढ़ने के बाद हम एक क्वेश्चन पीछे आते हैं ताकि आपको फिर से याद दिला सके और तुरंत याद दिला सकें कि आप भूले तो नहीं हैं। और एक चीज़ और नहीं भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका अगला पार्ट हम लोग सब्जेक्टिव लाने हैं या नहीं लानी है। वीडियो पूरी मैं टाइप कर चुका हूँ, इसका आंसर जितना भी दिया है मॉडल सेट में। अगर आपने कमेंट्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा आए तो हम उसे अब जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। एक अंदर से मोटिवेशन मुझे भी तो मिलनी चाहिए कि आपको इसकी ज़रूरत है, वरना ज़रूरत नहीं है तो फिर बेवजह मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रख, समझ में आ रही तो बात समझिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, हर एक बच्चे तक ये पहुंचा दीजिए। और दूसरी बात कि आपको ज़रूरत अगर है इसके सब्जेक्टिव का, मेरा मानना ये है कि जितना भी थ्योरी इसमें दिया है अगर उसको भी कंप्लीट करके ढंग से आप जाते हैं तो एग्ज़ाम के लिए इनफ है और अच्छा नंबर आप लाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, समरूप विवरण विश्लेषण को किस नाम से जाना जाता है। तो लंबवत विश्लेषण के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आयकर क्या है। तो ये प्रत्यक्ष व्यय है। समान आकार के विवरण में जब चिट्ठा बनाते हैं तो आपको याद होगा कि 100% मानकर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में जो दायित्व होता है या कुल भी संपत्ति कुल दायित्व को हम लोग 100% मानकर काम करते हैं। तो पिछला क्वेश्चन था आयकर क्या है। तो आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि समान आकार का विवरण जब कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते होंगे आप, तो आप 100% मानकर ऊपर में दिखाते हैं। इसका आंसर 100% होगा। शीर्ष उदग्र विश्लेषण के नाम से किसे जाना जाता है। तो शीर्ष उदग्र विश्लेषण के नाम से हम लोग स्थैतिक विश्लेषण को जानते हैं, या इसको याद रखेंगे। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि समान आकार के आर्थिक चिट्ठा में कुल क्षमता और दायित्व के किसके बराबर होते हैं। तो भाई 100% के बराबर होते हैं, यह याद रखना है।
शीर्ष और उद्र्ग विश्लेषण के नाम से जाना जाता है स्थैतिक विश्लेषण को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज विश्लेषण के नाम से किसको जाना जाता है? तो जो गतिशील विश्लेषण होता है उसको हम लोग क्षैतिज विश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हमने से पूछा कि शीर्ष और उद्र्ग विश्लेषण के नाम से किसे जानते हैं? तो हम लोग स्थैतिक विश्लेषण को जानते हैं। और ये क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि क्षैतिज विश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो जो गतिशील विश्लेषण होता है उसको हम लोग क्षैतिज विश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल है आलोचना करना। ठीक है, ये भी सही। तुलनात्मक तुलना और प्रवृत्ति का अध्ययन करना, निष्कर्ष निकालना, ये सभी आंसर होगा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि स्थैतिक विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो जो क्षैतिज विश्लेषण होता है उसको हम लोग जो क्षैतिज विश्लेषण होता है उसको हम लोग गतिशील विश्लेषण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल किया जाता है। तो ये सभी आंसर होगा। आलोचना करना, ये सभी। आगे हैं, एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है? ठीक है, कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर हमें दीर्घकालीन शोधन क्षमता का पता लगाना है? तो ये है ऋण क्षमता अनुपात। याद रखेंगे, जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये आपको दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताता है। ये लाभदायकता अनुपात लाभ के बारे में बताता है। स्टॉक आवर्तन अनुपात स्टॉक के बारे में, देनदार के बारे में इत्यादि के बारे में बताता है। चालू अनुपात जानते ही, चालू संपत्ति, चालू दायित्व के बारे में बताता है। लेकिन ये ऋण क्षमता अनुपात जो है ये कंपनी के दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में बताता है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल है आलोचना, विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, निष्कर्ष निकालना, ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी होगा। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर होगा ऋण क्षमता अनुपात। ठीक है ना, आगे बढ़े। ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का क्या सूत्र है? बहुत सिंपल है। ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का सीधा सा सूत्र है दीर्घकालीन ऋण और अंशधारी कोष। ठीक है, डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड हम लोग लिखते हैं इसको, तो याद रखेंगे। दीर्घकालीन ऋण क्षमता अनुपात का सूत्र क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण और अंशधारी कोष। क्लियर। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का पता लगाने के लिए आप ऋण क्षमता अनुपात बनाएंगे। और ऋण क्षमता अनुपात का सूत्र क्या है? डेब्ट बटा इक्विटी। मतलब क्या मतलब है? ये क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण और क्षमता अंशधारियों का कोष। तो ये 82 का आंसर दोबारा मैंने रिपीट कर दिया है, इसको याद रखेंगे। 83, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है? तरल संपत्ति का मतलब जो हमेशा बदलती रहती है। तरल संपत्ति का मतलब क्या होता है? जिसमें जो काफ़ी क्विक होती है। ठीक है ना, जो काफ़ी क्विक होती है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। एक तो बात ये है कि फिक्स है, इसको हटा दो, ये फिक्स है, इसको हटा दो, फंस जाएंगे आप देनदार और रहतिया में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग तरल संपत्ति निकालते हैं, क्विक एसेट निकालते हैं या लिक्विड एसेट निकालते हैं, तो जितनी भी चालू संपत्ति है वो लिक्विड एसेट होते हैं। लेकिन दो एसेट को छोड़ दिया जाता है। जो दो एसेट है चालू संपत्ति में, दो एसेट है जो चालू संपत्ति तो है लेकिन वो क्विक नहीं है। एक है स्टॉक मतलब रहतिया, दूसरा है आपका क्या प्रारंभिक व्यय। ठीक है ना, तो ये सब प्रीपेड एक्सपेंस है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके लिए, आप इसे चालू तो है लेकिन आप क्विक में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही? तो रहतिया को भी हम, ये चालू है, रोकर देनदार भी चालू है, ये दोनों चालू संपत्ति है लेकिन ये क्विक नहीं है। ठीक है, मतलब ये तरल संपत्ति नहीं है, ये देनदार तरल संपत्ति है। याद रखेंगे, आगे बढ़ें। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि दीर्घकालीन ऋण क्षमता अनुपात का क्या सूत्र है? तो दीर्घकालीन ऋण अपॉन अंशधारी का कोष। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है? तो जो तरल संपत्ति है वो है इसमें देनदार। ठीक है ना, इसमें रहतिया नहीं है, रहतिया चालू संपत्ति है लेकिन ये तरल नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग क्विक रेशियो निकालते हैं तो वहाँ पर रहतिया को हटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चालू अनुपात क्या है? तो चालू संपत्ति अपन चालू दायित्व। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन रिवीजन करने की जरूरत भी हमारे ख्याल से नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है? तो भाई देनदार। ठीक है, देनदार तरल संपत्ति है। अगला क्वेश्चन, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति माने अपन चालू दायित्व। ध्यान से देखना, अपन लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ए।
ठीक है, देखना अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लाभदायकता अनुपात नहीं है? तो लाभदायकता अनुपात नहीं है भाई, इसमें से पूछा है कि ये लाभदायकता अनुपात में नहीं आता है, तो ये भाई सिंपल है, चालू अनुपात लाभदायकता अनुपात में नहीं आता है। ये सकल अनुपात आता है, शुद्ध लाभ अनुपात आता है, संचालन लाभ अनुपात आता है, लेकिन ये जो चालू अनुपात है ये लाभदायकता अनुपात में आंसर नहीं आता। आपसे यही पूछा था कि कौन नहीं आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि चालू अनुपात बराबर क्या होता है? चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति अपन चालू दायित्व होता है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है? तो ये जो चालू अनुपात है ये लाभदायकता अनुपात नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल बिक्री 3 लाख रुपया, प्रारंभिक देनदार 25,000, अंतिम देनदार 36,000। मतलब देनदार को आपने और उधार माल बेचा है, तभी तो देनदार बढ़ गए। 11,000 का माल और आपने देनदार को बेचा है, तो नगद बिक्री कितनी है? तो भाई आपने 11,000 का उधार माल बेचा, पहले से देनदारों के यहाँ पर 25,000 था, अभी 36,000 है, मतलब 11,000 आपने उधार और माल बेचा। कुल बिक्री 3 लाख रुपया है और 11,000 रुपया उधार है, तो नगद कितना है भाई? 11,000 घटा दीजिए, 2,89,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से लाभदायकता अनुपात नहीं है, तो जो चालू अनुपात है वो लाभदायकता अनुपात नहीं है, बाकी सब है। ये क्वेश्चन का आंसर 2,89,000 है। अगला क्वेश्चन है चल अनुपात। चालू अनुपात का मतलब 1:2 का मतलब एक हिस्सा संपत्ति, दूसरा हिस्सा दायित्व। ठीक है ना, चालू अनुपात क्या है? एक हिस्सा संपत्ति, दूसरा हिस्सा दायित्व है। आपसे पूछा है चालू संपत्ति का वैल्यू कितना होगा। अगर 2 यूनिट बराबर 25,000 है तो 1 यूनिट आपको निकालना है। ये चालू संपत्ति है, चालू दायित्व में, तो 2 से भाग लगा दीजिए, 12,500 आंसर आएगा। इसका आंसर भी होगा। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। 3 लाख रुपया ये कुल बिक्री है। देनदार शुरू में, देनदार का मतलब उधार जो जिसको आप देते हो, वो शुरू में 25,000 बता रहा था, अभी 36,000 है। इसका मतलब 11,000 का माल और आपने बेचा उधार, तो कुल मिलाकर कुल बिक्री है 3 लाख की और 11,000 आपका उधार है, तो नगद कितना है भाई? तो 11,000 उधार है, तो नगद हमारा जो है सो 2,89,000 है। इसका आंसर सी 1 होगा। अगला क्वेश्चन हमने आपको जस्ट अभी बताया है कि 1:2 का मतलब 1 यूनिट आपकी संपत्ति है, 2 यूनिट लायबिलिटी है। 2 यूनिट का वैल्यू 25,000 दिया है, 1 यूनिट निकालना है, 2 से भाग लगाइए, 12,500, 1 यूनिट निकल जाएगा, बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्तियों को किससे भाग लगाकर? तरल संपत्तियों को चालू संपत्ति, चालू दायित्व से। जितने भी चालू दायित्व हैं तरल संपत्ति को, मतलब क्विक एसेट को, जो आपका सीएल है करंट लायबिलिटी, उससे भाग लगा दीजिए, आपका तरल अनुपात निकल जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन आप देख लिए, इसका आंसर 12,500 होगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, चला दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक कंपनी की मूर्त संपत्तियाँ 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई तो इसमें कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? बहुत सिंपल है, 4 से 5 लाख हो गए, मतलब 1 लाख की वृद्धि हुई। और 1 लाख कितना में बढ़ा भाई मेरे? 1 लाख कितने में बढ़ा? तो 4 लाख में बढ़ा 1 लाख। ठीक है ना बाबू लोग, इससे ये 1 लाख से 1 लाख खत्म हो जाएगा, गुने 100 लगा दीजिएगा, चूँकि आपको प्रतिशत निकालना है, तो 25 चक्कर से इसका आंसर 25% होगा। ठीक है ना, क्या आंसर होगा? 25%। आगे बढ़ें, तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि तरल अनुपात जब निकालना होता है तो तरल संपत्ति में किससे भाग लगाया जाता है? तो ये चल दायित्व, मतलब करंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन आंसर 25% हुआ। अभी जस्ट मैंने आपको सॉल्व करके बताया। संपत्ति खाता क्या है? तो भाई संपत्ति का जितना भी खाता होता है सब वास्तविक खाता होता है। ठीक है ना, तो संपत्ति का जितना भी खाता होता है प्यारे बच्चों, सब वास्तविक खाता होता है, याद रखेंगे। पिछला क्वेश्चन हमने आपको जस्ट बताया, एक बार फिर मैं निकाल के बताता हूँ। 4 लाख था, 5 लाख हो गया, मतलब 1 लाख की वृद्धि हुई, और 1 लाख की वृद्धि हुई, नीचे में 4 लाख है, गुने 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 25 चौका 100, 25%। ठीक है ना, आगे बढ़ें। संपत्ति खाता कैसा खाता है? तो भाई वास्तविक खाता है। अगला क्वेश्चन है, रोकर प्रवाह विवरण बनाया जाता है। तो रोकर प्रवाह विवरण प्यारे बच्चों बनाया जाता है रोकर के लेखांकन के रोकर आधार पे। ठीक है, इसमें ये है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। रोकर प्रवाह विवरण बनाया जाता है तो रोकर के आधार पे, बहुत सिंपल सा आंसर है, लेखांकन के रोकर के आधार पे। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ दे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि रोकर प्रवाह विवरण किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे AS3।
किससे संबंधित है? AS3, इसको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े, पिछला क्वेश्चन आपसे पूछा हमने कि संपत्ति खाता है तो वास्तविक खाता है, जितना भी संपत्ति खाता होता है वास्तविक खाता होता है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ के लेखांकन के रोकड़ आधार पे, उपार्जन आधार नहीं लगाएंगे। निम्नलिखित में से एक रोकड़ मद है। रोकड़ मद का मतलब जिससे पैसे आ रहे हों या जा रहे हों। तो एक तो ये है कि अपलिखित तपलिखित करना जितना भी होता है, इससे पैसे वैसे आते जाते नहीं। हरास का मतलब संपत्ति के वैल्यू में कमी आ जाना, इससे न तो पैसा का कोई लेन देन नहीं हो रहा है। ये है नगद बिक्री, जब आप नगद बिक्री करते हैं तो पैसा आप लेते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, याद रखना है, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब हटा दो। रोकड़ के आधार पे याद रखना है। 92 नंबर क्वेश्चन हमने आपको बताया, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोकड़ का मद है? तो रोकड़ का मद है मतलब जहाँ से पैसे आ रहे हो या जा रहे हो, यह है सीधे नगद बिक्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 93, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचना से, ये सभी याद रखना है, इसका आंसर ये सभी होगा। पिछला क्वेश्चन हमने अभी अब जस्ट पूछा आपसे, निम्नलिखित में से एक रोकड़ नहीं है, तो इसमें रोकड़ प्रवाह मद है, रोकड़ प्रवाह मद सिर्फ नगद बिक्री है जिससे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, भाई ये सबकी ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक चिट्ठा की भी, लाभ हानि खाते की भी, आर्थिक चिट्ठा की भी, लाभ हानि खाते की भी, उपरोक्त सभी आंसर, अतिरिक्त कोई भी सूचना होगा वो भी, इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 94, आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। आयकर का जो भुगतान है वो संचालन क्रिया में आता है, जब आप प्रॉफिट कमाते हैं अपने बिजनेस से तो आयकर देते हैं, वहाँ पर ये मेंशन किया जाता है संचालन क्रिया में। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? ये भी और ये भी। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि रोकड़ आयकर का भुगतान क्या है, भाई ये संचालन क्रिया का पार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन लाभ ज्ञात करने के समय शुद्ध लाभ में क्या जोड़ा जाता है? तो संचालन लाभ जब आप बनाते हैं तो शुद्ध लाभ में आप क्या क्या जोड़ते हैं? तो भाई ये ब्याज से प्राप्त राशि आपका संचालन से नहीं है, संपत्ति के बिक्री से लाभ में ये भी संचालन का पार्ट नहीं है, सामान्य संचय में वृद्धि, ठीक है। कर की वापसी जो है, कर की वापसी अगर होती है तो आप उसे क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो संचालन लाभ ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ में कर की वापसी की जो राशि है वो आप ऐड कर लेते हैं। 94, निम्नलिखित में से पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे संस्कार में ये है कि एक कदम आगे बढ़ो तो पीछे भी पलट के देख लिया करो पढ़ाई के मामले में, ठीक है ना। आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया गया है, तो आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है संचालन क्रिया में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़े, संचालन लाभ क्या है भाई? तो ये कर की वापसी, यह संचालन लाभ से जुड़ा हुआ है, इसे लाभ हानि खाते में लाभ में जोड़कर दिखाया जाएगा, लाभ में जोड़कर दिखाया जाता है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? तो संचालन क्रिया से रोकड़ का जो आना जाना है इसमें क्या है? तो ये भाई मशीन का क्रय नहीं होगा, ये विनियोग का क्रय नहीं होगा, अंशों का निर्गमन नहीं होगा, ये स्टॉक का नगद क्रय, यह आपका संचालन क्रिया है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि संचालन लाभ ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ में जोड़ेंगे कर की वापसी, ये क्वेश्चन था भाई आपका, इसमें आंसर क्या होगा? सी होगा, स्टॉक का नगद क्रय। अगला क्वेश्चन है, आयकर की वापसी रोकड़ का स्रोत है, ठीक है, रोकड़ का क्या है? स्रोत है, रोकड़ आ रहे हैं इससे। तो पिछला क्वेश्चन जस्ट हमने आपको भी बताया कि निम्नलिखित में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण नहीं है, कौन सा है भाई? तो स्टॉक का नगद क्रय, ये आंसर है। आयकर की वापसी रोकड़ का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण में आप बैंक अधिविकर्ष को कहाँ रखेंगे? तो रोकड़ प्रवाह विवरण में बैंक अधिविकर्ष को हम लोग विनियोग क्रिया में रखेंगे, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। नहीं सॉरी, इसको हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी में रखते हैं, ये आंसर होगा वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ठीक है। तो जो आपका बैंक अधिविकर्ष है वो आपका वित्तीय क्रियाओं के से रोकड़ प्रवाह में रखा जाता है। पिछला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि इनकम टैक्स रिफंड जो है वो आपका सोर्स है आपके संचालन क्रियाओं के रोकड़ का। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि रोकड़ प्रवाह विवरण में बैंक अधिविकर्ष को आप कहाँ रखेंगे? तो बैंक अधिविकर्ष को वित्तीय क्रियाओं में रखेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण क्या है? निवेश क्रिया का मतलब जहां आप निवेश करते हैं, तो भाई ये आपका अंश का निर्गमन, दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान, कच्चे माल का नकद क्रय, गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश का विक्रय। ठीक है, तो अगर आप निवेश का विक्रय करते हैं, ठीक है ना, तो निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। तो अंशों का निर्गमन ये वित्तीय क्रियाएं हैं। ठीक है, और ये आप ऋण पत्रों का भुगतान भी एक वित्तीय क्रिया है। कच्चे माल का नगद संचालन क्रिया, तो ये आंसर होगा। गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश का विक्रय। ठीक है, अगर आप निवेश का विक्रय करते हैं तो यहाँ से पैसे आपको आते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि ये रोकड़ प्रवाह विवरण में आप बैंक अधिविकर्ष को कहाँ रखेंगे? तो प्यारे बच्चों, बैंक अधिविकर्ष को हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण में वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यह इसका आंसर गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश का विक्रय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मद रोकड़ समतुल्य है? रोकड़ समतुल्य का मतलब रोकड़ जैसा है, तो ये आंसर होगा डी। ये सभी आंसर है। पिछला क्वेश्चन आपने देख लिया, ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया। यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। रात के 12 बजने वाले हैं और अभी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ध्यान से इसे पढ़िए, कल इसे बिल्कुल इसको देखते रहिएगा, एग्ज़ाम तक देखते रहिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। नीचे जो जितने भी आपके सब्जेक्टिव गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सबके आंसर मैं तैयार कर चुका हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अगला पार्ट भी लेकर आऊँ इसका। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने तैयार कर रखा है, बस आप इसको रिकॉर्ड करना भर देर है। ठीक है, आपके लिए मैं सारा हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। बस आपको ये करना है कि थोड़ा सा इस चैनल के ग्रो में आपका साथ, आपका विश्वास चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाइए ताकि एक अंदर से मोटिवेशन मुझे भी मिले और मुझे भी हौसला मिले कि मैं इस काम को कर सकूं। मेहनत लगती है सारे काम में। ठीक है, रिकॉर्ड करना, इस मान लो ये जितने भी क्वेश्चन है इसके आंसर तैयार करने में मेहनत लगती है, वक्त लगता है। ठीक है, तो इस मेहनत के प्रतिफल के रूप में बस इतना है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, तो वेट करिए, इस थ्योरी का हम आपको सलूशन देंगे, बेशक देंगे, हर संभव देंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।